मुझे लगता था कि अगर अब्बा मेरे लिए कॉल कर देंगे तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जिसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ, और उसके अंदर अगर मैं मेजरेबली फेल हो गया तो फिर दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकेगी। इंडिया पाकिस्तान की वॉर के ऊपर कितने एक्टर्स के बारे में कहा जा रहा है कि उसने सही नहीं बोला, और क्यों गाला कड्डे उन अब्बा जी जड़ी गाला कट देने ना वो नहीं कटियां इन्होंने, वो नहीं निकालेंगे ना। आप अपनी तहजीब कैसे छोड़ सकते हैं? अब जावेद अख्तर को क्या कहेंगे आप कि बड़ा फलाने का फलाना है। कुछ सीनियर्स से शिकायत है कि खुदारा आप लोग थोड़ा सा जरा हमें सिखाने की कोशिश करें, गलत चीज़ नहीं सही चीज़। साहिबा जी वो मुझे छेड़ती हैं कि तू बंद टीवी में भी आता है। उन्हें कहते रैम्बो साहब तो रेडियो पे भी नजर आते हैं। सर मैं हर साल एक कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, बाज नहीं आता और करता भी पैसों के लिए। सुबह भी एक कॉम्प्रोमाइज ये आपको कैसे पता चला? 4 शादियों की इजाजत है। हाँ, तो 4 शादियों फिलहाल आपका क्या पॉइंट? नहीं बट साहब मैं सीख लिया अपने प्यो तो मैं नहीं करनी, दूजी नहीं करनी, चौथी तो बड़ी दूर दी गल। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है अहमद अली भट्ट एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ एक्सक्यूज मी। आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच। इसी से हमारा चैनल भी आगे चलता रहता है। हम आज जिसके हमने दावत दी है कि जी आके पॉडकास्ट पे बैठे हैं, बड़े अरसे से इनके पीछे लगा हुआ था। इनके वालिद साहब मुझे बहुत दफ़ा लारा लगा चुके हैं और इन्होंने भी कहा कि मैं भी भट्ट साहब को लारा लगाऊं, लेकिन आज इनको पकड़ लिया। भाईजान लेगेसी की जब बात करते हैं तो इनके ख़ानदान ने तो वाह वाह वाह, एक नहीं दो नहीं, कोई 15-20 अफराद इनके फैले हुए हैं हर जगह। और जितनी कंट्रीब्यूशन इनकी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविज़न इंडस्ट्री, सिंगिंग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इनके ख़ानदान ने एक तरह नहीं कहते बेड़ा उठाया हुआ था कि भाईजान हर लिहाज से, बस एडिटर नहीं कोई आया, बाकी इन्होंने सारे जगह अपने हाथ फैलाए हुए थे। एंड ऑफ कोर्स वो लेगेसी के साथ साथ एक बर्डन भी आता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और कुछ कंट्रोवर्सी भी आती है। आज उन सब सवालों के जवाब देने के लिए आए। उन्होंने बस बड़ा क्लियरली कहा था भट्ट साहब सब पूछ लीजिएगा, वो ना पूछिएगा। तो वहीं से शुरू करते हैं। प्लीज़ वेलकम एक लेगेसी के मालिक अली अब्बास साहब। सर भट्ट साहब कैसे हैं आप? शुक्र। सो गुड टू बी हियर। तो वहीं से शुरू करें? नहीं वहाँ ख़त्म हो जाएगी बात। कितना मुश्किल अपने आप को प्रूव करना कि स्पेशली वो जो जायंट्स आपसे पहले आए हैं। बट साहब मैं बताऊं आपको, मुझे लगता है कि जब लोगों को पहले 5-6 साल में जब मैं कराची आया काम करने के लिए, तो क्योंकि मैं खुद फैसला करके आया था और वालिद साहब की उस तरह की सपोर्ट नहीं थी, वो तो वो चाहते थे कि मैं अपना वसीम भाई हो गए या अपना कहते सुहेल साहब हो गए, हाँ कहते हैं कि बेटे अगर करना है ना, या इवन नोमी भाई पे आप पे जाके करो। आप पे कार पे। तो वो जो था वो उस वक्त तो इतना बर्डन फील नहीं होता था। बर्डन फील होता था इन टर्म्स ऑफ रेप्यूटेशन, क्योंकि असी जिस तरह से हैगे हैं तो वो उसमें डर लगता था कि यार ऐसी कोई हरकत ना कर दें कि जिसके बाद पता चले और फिर वो खुलती रहे बात और वालिद साहब तक पहुंच जाए, क्योंकि उनका एक डर हमेशा रहा है। एज एन एक्टर मुझे लगता है कि अब जाकर ज़्यादा बर्डन फील होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब सबको इस बात का पता है। और उसमें आई ट्राई माई बेस्ट, बट मुझे लगता है कि वालिद साहब की एक्टिंग लेगेसी को मैच करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। नहीं, आप कर नहीं सकते। हाँ वो मेरा ख्याल है वो जितनी जल्दी आप एडमिट कर लेना कि यार अच्छा यार वो उनका था भाई, मैं लोग आपको हमेशा करेंगे कंपेयर। मतलब मैंने कॉमेडी करना शुरू की तो कोई 3 साल तक तो लोगों को नहीं पता था कौन है। ऐसे ऐसे आप जब नोट करना शुरू करते हैं तब कहते हैं अच्छा, तो मैं तो उस तरफ गया ही नहीं। मैंने कहा भाईजान बट सब, लेकिन आपकी कॉमेडी की जो टाइमिंग है वो मैंने किसी और की नहीं देखी है पाकिस्तान में। अब्बा से वो एक डिफरेंट सी टाइमिंग है और वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब वो रबर बैंड से जो शुरू हुआ था, जब मैंने देखना शुरू किया था, उसके बाद ईपी बना था या उसके दौरान ईपी बन चुका था? वो जटन बॉन्ड के दौरान बना था। हाँ, तो बस वो उधर वो कॉमेडी जो है वो लेस्ली नील्सन वाली कॉमेडी वो पाकिस्तान में किसी और ने की नहीं है। सो यू वर यूनिक इन योर ओन वे। हाँ, बिकॉज हम लोग ग्रो अप वाले पे हो ना, 80s वाली मूवीज पे हुए हैं। अब वाली कॉमेडी अलग है। अब तो कॉमेडी नहीं, अब तो कॉमेडी आप कर ही नहीं सकते। अब क्या कॉमेडी के ऑफेंड हो गया। हाँ, अब बहुत ही ओवरली सेंसिटिव हो गई है सोसाइटी, और मुझे लगता है कि ये भी बहुत खतरनाक ट्रेंड है। हमने हंसने को ना गाली बना लिया है। बिल्कुल, ये हंस क्यों रहा है, ठहर ना तनु इस तरह की ऐसी तैसी। हाँ, कॉमेडी तो किसी ना किसी के ऊपर ही की जाती है ना भाई। आप अगर किसी पे बात ही नहीं कर सकते, someone's expense। एग्जैक्टली, तो अगर वो कर ही नहीं सकेंगे तो कॉमेडी कैसे होगी? हो ही नहीं सकती है। Were you clear कि भाई मैंने
मतलब एक होता है ना, बिकॉज यू स्टडी टू बी अ लॉयर आल्सो। जी, आई वाज अ कॉर्पोरेट लॉयर। कॉर्पोरेट लॉयर जी। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੰਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? अच्छा नहीं, बट सब शुरू से ही था, क्योंकि दादा को देखा था, फिर चाचा दादा कैफी साहब जो हैं उनको देखा था, क्या बात, अब्बा का फेम जो है वो देखा था। तो हमेशा से जहन में यही था कि बनना तो एक्टर ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे अब्बा जी ने मुझे अब्बा के लिए ले लेता हूँ, एक डिग्री नहीं, अब्बा जी ने मुझे तकरीबन 4 डिग्रियां दिलवाई हैं। वाह वाह, मैंने बीबीए 104 डिग्री टेम्परेचर मैं डिग्री लाने मतलब मैंने बीबीए की डिग्री ली हुई है, मैंने बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स किया हुआ है, मैंने एलएलबी किया हुआ है, और फिर मैं फिल्म एंड टेलीविजन पढ़ने के लिए एनसीए चला गया था। तो वहां से वहां तक जब मैं एनसीए गया हूँ, तो तब अब्बा जी ने कहा कि तू चांदना की है दस दे मैंने कहा जी मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा फिर बेटा जाके जो करना है खुद कर लो। तो उससे पहले असिस्ट वगैरह करता था मैं, इफ़ी भाई को असिस्ट कर लिया, एक डायरेक्टर होता था शाहिद अजीज़, उसको कर लिया, फैसल रहमान साहब को असिस्ट कर लिया, जहाँ दिहाड़ी लगी वहाँ पे भाग गए, जाके काम करना शुरू कर दिया। फिर मैंने चैनल ज्वाइन कर लिया, स्टाइल 360 फैशन वाला। वहाँ से फिर A+ लॉन्च हो रहा था, उन्होंने मुझे हायर कर लिया। सो वो सारी जर्नी जो थी, जो एज एन असिस्टेंट शुरू हुई थी और एज अ प्रोग्राम मैनेजर एंड हुई, उसके बाद आई फाइनली डिसाइडेड कि नहीं अब मुझे आई शुड ट्राई माई हैंड एट एक्टिंग। और दिस इज 2013, राइट आफ्टर आई गॉट मैरिड। 2012 में मेरी शादी हुई थी। लव अरेंज कह सकते हैं आप उसे, लव अरेंज कह सकते हैं, बिकॉज बेसिकली मैं तो हाथ नहीं आता था, तो अब्बा जी ने अभी कौन से आते हैं? हम ना खैर आगे चले। हाँ, बट सब नहीं मना करना चाहिए था आपको मुझे। नहीं खैर आगे चले। अच्छा, तो 2013 में आई स्टार्टेड माई एक्टिंग करियर। मतलब स्टार्टिंग से मुराद मेरी स्ट्रगल शुरू हुई थी। आई केम टू कराची, ANB के दफ्तरों के बाहर बैठा रहा बड़ा टाइम, मुख्तलिफ जगहों से रिजेक्ट होता रहा। उससे पहले लाहौर में बेइंतहा रिजेक्ट हुआ। अब्बा भी गुस्सा नहीं आता था यार, एक फ़ोन कर दें यार, कसम से काम आसान हो जाएगा? मुझे लगता था कि अगर अब्बा मेरे लिए कॉल कर देंगे तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जिसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ, और उसके अंदर अगर मैं मेजरेबली फेल हो गया तो फिर दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकेगी। सो मैंने जो पहला रोल किया था वो सानिया सईद जी की प्रोडक्शन थी, शाहिद शफात डायरेक्टर थे, और उसमें मेरा 7 दिन का काम था। आफान वहीद ने मुझे वो कैरेक्टर दिलवाया था। तो वो 7 दिन का काम करके मैं वापस आया, फिर 6 महीने कोई काम नहीं था। फिर इरम बिनते शाहिद ANB में होती थी। तो अपने आपको सपोर्ट कैसे कर रहे थे? बट सर मैंने सेविंग्स की हुई थी नौकरी की, अच्छा, बहुत सारी, और उसमें बहुत बड़ा एक हाथ जो था वो मेरे अब्बा का था कि मैं उनके घर में रहता था, तो उससे बड़ी सपोर्ट वो क्या कर सकते थे। और मेरी बीवी जो थी वो उस वक्त ज़रा, उसने भी ये फैसला कर लिया था कि क्योंकि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो वो ऑल इन सपोर्ट में थी, और उसने बड़ा हाथ खींच के हम अपना खर्चा वर्चा करते थे। मुझे जैसे अब ये आपको मैं बात बता रहा हूँ ना, तो मैं चेरिश करता हूँ इस स्ट्रगल को। मैं इसको एज अ सॉब स्टोरी देखना ही नहीं चाहता कभी भी। मुझे लगता है कि बहुत से हम एक्टर्स जो हैं वो इसे एज अ सॉब स्टोरी सुनाते हैं, एक सैड स्टोरी कि मैं उधर ज़मीन पे लेटा और मैंने आसमान को देखा। वो फीलिंग्स ऑब्वियसली मेरे में भी थी, एक फ्रस्ट्रेशन होती थी कि यार मैं क्यों नहीं बन पा रहा हूँ एक्टर, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है, मुझे अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही है, बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही है। बट देन अगेन जब तक आप स्ट्रगल नहीं करते तो सक्सेस का मज़ा नहीं आ सकता आपको। हाँ ट्रू, आपको उसकी कदर ही नहीं आ सकती। और जब आप सक्सेसफुल हो जाए तो उसके बाद मुझे लगता है कि उसे उसको एज अ ब्यूटीफुल मेमोरी देखना चाहिए, बिकॉज वो आपकी जर्नी थी, जो आज आप हैं वो उसकी वजह से हैं। अगर वो ना होती तो आज आप ये ना होते। बिल्कुल। मैंने अगर शादी वक्त पे ना की होती तो मैं बर्बाद हो गया होता। मैं इस तरह की रूटीन में था, फड्डे फसाद करना और बेइंतहा ऐसी चीज़ें करना जो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी अभी यहाँ पे मैं अगर बताऊंगा। लेकिन बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि ट्रॉमेटाइज्ड रॉन्ग कंपनी और वो सारा। हाँ, बदमाशों के बीच में उठना बैठना टाइप सीन। तो जब शादी हो गई और अर्ली एज में हो गई, आई वाज 25 व्हेन आई गॉट मैरिड, आई वाज वेरी यंग। तो और नेक्स्ट ईयर मेरी बेटी पैदा हो गई। तो वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने वो जो पहले एक्टिंग करियर के 3-4 साल की स्ट्रगल थी, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। जो मेरा गुस्सा था, जो मेरा फ्रस्ट्रेशन थी, उसको चैनलाइज करना शुरू कर दिया मैंने पॉजिटिव साइड पे। और मैंने ये देखना शुरू कर दिया कि मेरे में प्रॉब्लम तो होगी कोई, तभी तो मुझे कोई कास्ट नहीं कर रहा। उसके ऊपर काम करता हूँ, बजाय कि मैं ब्लेम गेम में पढ़ूँ कि फ़लाँ जो है वो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है या फ़लाँ जो है वो फेवरेटिज्म का प्रोडक्ट है।
वो चीज़ों से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत जल्दी बाहर आ गया था, और मुझे ये लगा था कि नहीं यार, आई विल हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड कीप स्ट्राइविंग। ऑडिशंस हो रहे हैं तो देने ऑडिशंस करना है। आई थिंक हम्बलिंग होता है वो बड़ा आपको। हाँ, ऑफ कोर्स रियलिटी चेक मिल जाता है, रियलिटी चेक मिलता है, और आप डरते भी रहते हैं कि यार कहीं दोबारा उसी स्टेज पे ना गिर जाए। तो इट कीप्स यू गोइंग ऑन। आपको पता होता है मुझे अपने आप को अपडेट करना है, दुनिया में एक्टिंग स्टाइल क्या हो गया है, जनरली फैशन सेंस क्या चल रही है, वो सब आपको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप उस चीज़ से डर रहे होते हैं कि यार कहीं ये लाइफ इज़ अ फुल सर्कल, कहीं ये सर्कल से घूम के मैं वहाँ चला ना जाऊँ दोबारा। सो यू गेट बोर्ड इजीली, मतलब कि मतलब कि भाई कि मैं एक काम करूं और मैं बस मेरा दिल भर गया, या अच्छा उस चीज बोर्ड नहीं भट्ट साहब, मैं आई ईट स्लीप लिव एक्टिंग। मुझे इसके अलावा और कोई सोच ही नहीं आती है। मतलब मैंने 10 बार सोचा है कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, लेकिन नहीं होता। बिजनेस में भी मैंने आई जस्ट रिसेंटली फिनिश्ड 5 ऑफ माई शॉर्ट स्टोरीज, और इंशाल्लाह मैं इसी साल कोशिश है कि ज़रा थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए तो आई गो इनटू प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन माई सेल्फ। अच्छा जी वेरी नाइस। तो काम है सर वो तो आपका। ये जो है वो काम है कि जिस आई थिंक कि मैं अगर एक्टर ना होता तो मैं कुछ भी ना होता। ये कॉर्पोरेट लॉयर और ये बिजनेस की डिग्री और ये सब कुछ जो है मैं कर ही ना पाता। मैं शायद एक बिटर इंसान बन गया होता, बहुत बिटर। थोड़ा सा चाइल्डहुड के ऊपर आते हैं जी। यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ टेलीविजन इंडस्ट्री, और जब आप एक ऐसे ख़ानदान में पैदा होते हैं कि जहाँ नॉर्मेलिटी जो है वो हमारे लिए अप्लाई नहीं होती है। हमारा जो अपब्रिंगिंग है स्पेशली, मैं अपनी बात करता हूँ कि भाई मैंने ऐसे लोगों के आगे आँख खोली जहाँ गाना भी हो रहा है, आर्ट्स चल रही हैं, लोग आ जा रहे हैं, ख़वातीन बड़ी एम्पावर्ड हैं और ये वो सारा कुछ है। और आपका भी अपब्रिंगिंग हुई बिल्कुल कि जी मेरे इर्द गिर्द क्रिएटिव और आर्टिस्टिक लोग हैं। मुझे स्कूल के कुछ अरसे बाद, इस 8वीं 9वीं में मुझे जाके अंदाज़ा हुआ कि मेरा लाइफस्टाइल नॉर्मल नहीं है। जिसको मैं नॉर्मल कहता हूँ वो लोगों के लिए नहीं है नॉर्मल। बिल्कुल। उनका एक कंजर्वेटिव माहौल होता है और वो सारा कुछ होता है नॉर्मल, और प्री कंसीव्ड नोशंस हैं उनके। हाँ, हमारी फैमिलीज को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, मतलब कि ओ जी होते बड़े खुले डुले लोग हैं ऑल दैट। किस पॉइंट पे जाके ये अंदाज़ा हुआ था कि हम लोग नॉर्मल नहीं है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपके वालिद साहब स्टिल इज अल्हम्दुलिल्लाह लार्जर देन लाइफ, और इतना बड़ा जब नाम होता है तो किस उम्र में वो ग्रास्प होना शुरू हुआ था कि ओह ये नॉर्मल नहीं है? बहुत लेट जाके, क्योंकि हमारे घर का जो माहौल था, मैं अपने दादा दादी के साथ रहता था। फूफियों की मेरी शादियाँ हो गई हुई थी तो उनको एक बच्चा चाहिए था अपने पास। तो जैसे आप लोगों का राउंड अबाउट, लिबर्टी राउंड अबाउट के पास घर था, उस तो पीछे हाली रोड पे हमारा घर था। और उस जमाने में बड़ी बड़ी कोठियों का ट्रेंड होता था, 4-4, 5-5, 6-6 कनाल की। तो हम भी इसी तरह एक 4-5 कनाल की कोठी में रहते थे। एक घर में आपके 4 से 5 फैमिलीज रह रही होती थी। तो मैं दादा दादी के पास शिफ्ट हो गया था। तो मेरे दादा जो थे वैसे लोग, मैडम जैसे लोग, वो दोबारा नहीं आए और आएंगे भी नहीं, क्योंकि वो बहुत फोकस्ड लोग थे, गोल ओरिएंटेड लोग थे। उनको पता था कि ये जो मेहनत हम कर रहे हैं इसकी एक प्राइस पे कर रहे हैं, तो हमें इसको ऐसे वेस्ट नहीं करना। आज का बच्चा जो है वो नहीं इस तरह सोचता, उसके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, दादा के साथ रहना वाज अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस। उनकी लाइब्रेरी की बुक्स देखते रहना और उनसे बातें करते रहने से बहुत ज़्यादा मैं ग्राउंडेड रहा हमेशा से। कभी भी ज़हन में नहीं आया कि घर में 6 गाड़ियाँ खड़ी हैं और 3 गार्ड्स फिर रहे हैं तो ये हम स्पेशल हो गए। ऐसा बचपन में तो कम से कम नहीं आया, टीन एज में जाके ख़राबी पैदा होनी शुरू हो गई थी। बट उन्होंने बहुत हेल्प की मुझे टू लर्न अबाउट लाइफ। एंड दादा की ज़िंदगी का जो आखिरी 2 साल का अर्सा था उसने मुझे हिलाया बहुत ज़्यादा, और उसके बाद बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि वो इंसान जिसकी ताकत उसकी आवाज़ थी, वो आवाज़ उनसे छिन गई थी। और मैं उनके पास घंटों बैठ के देखता था उन्हें कि वो अपनी बात समझा नहीं पा रहे, क्योंकि उनको कॉलेज हुआ था तो उनका ब्रेन भी डैमेज हुआ था एंड ही कुडंट स्पीक। तो वो लिख कर भी बता नहीं पाते थे कि उन्हें उस वक्त क्या चाहिए, और वो बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस था। और हम लोगों के ज़माने में, बट साहब आई एम श्योर आप भी एग्री करेंगे, घर में ना बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता था या इन्फोर्स किया जाता था कि आप रिलीजन की तरफ जाएं।
हाँ आप नमाज भी पढ़ेंगे जुमे के जुमे मस्जिद में जाके, जी जी रोज कारी साहब भी आएंगे, उनसे भी पढ़ना, और आपका कुरान कितनी बार ख़त्म हुआ है ये भी गिना जाता था कि मेरा 2 बार हुआ है, मेरा 3 बार हुआ है। मैडम माशाल्लाह बहुत ही एक रिलीजियस औरत थी, हमारा तो जुलझना भी निकलता था और वो सारा कुछ। तो आई ग्रू अप अराउंड वो अपब्रिंगिंग जहाँ रिलीजन की इम्पोर्टेंस, आपकी नमाज, आपकी तालीम, हाँ, ये बड़े बेसिक चीज़ों के अंदर आता था कि ये करना ही है। हाँ। जब आपने स्कूल जाना है उसी तरह कारी से भी पढ़ना है, इसकी छुट्टी नहीं हो सकती है, ये कोई चॉइस नहीं है आपके पास, आपने करना है ये। तो वो जो सारी चीज़ें थी उसने बहुत ज़्यादा मुझे ग्राउंडेड रखा। और मैं दादा को जब देखता था तो मैं ये सोचता था कि अल्लाह ताला ने इनके साथ क्यों किया ऐसा। मतलब एक आदमी जिसकी ताकत, उसकी आवाज़ थी और उसका इंटेलेक्ट था, वो कॉलम भी लिखते थे, वो मजालिस भी पढ़ते थे, वो इतने बड़े सिंगर थे, इतने बड़े प्रोड्यूसर थे, आज वो अपनी बात एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। व्हाई? एंड दैट गिव मी अ लेसन दैट नथिंग लास्ट्स फॉरएवर। हाँ, ये जो आकड़ है हमारी, ये एक बुखार की मार है। जिस दिन हमें बुखार होता है तो हम आए कर रहे होते हैं, और वही जो हम कुछ घंटे पहले किसी को धमकी लगा रहे होते हैं कि मैं तेन छड़ांगा नहीं, मैं कर देंगे तेरे नाल, वो बुखार हमें हमारी सारी औकात हमें याद दिला देता है। तो वो दादा की जो चीज़ थी उसने मुझे बहुत, अगेन कमिंग बैक टू योर स्टेटमेंट, वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस कि यार नहीं भाई, ऊपर की फ्लाइट नहीं लेनी, जिस तरह जो रास्ता है उसी पे चलते जाना। बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात इसमें, मैंने ना अब्बा हजूर का ना रोब था, अल्लाह जन नसीब करे, मतलब मेरी कभी अब्बा से दोस्ती नहीं हुई। वो अब्बा अदाकार थे, फिर बिजनेस और ये वगैरह करना शुरू हुआ, तो अम्मा ने हमें मतलब सारे रूटीन वगैरह अम्मा देखती थी। अब्बा से मेरी दोस्ती होना शुरू हुई जब मैंने पैसे कमाना शुरू किया। उससे पहले मेरी उनसे दोस्ती नहीं थी। वो मेरे लिए सिर्फ एक वो रोब, अदब और ये सारा कुछ था। किस उम्र में जाके आपकी अब्बा से वो दोस्ती शुरू हुई या अभी तक नहीं हुई? नहीं, मेरी अब्बा से बहुत दोस्ती है शुरू से। हाँ, मगर यू नो एक एक्टर की ज़िंदगी तो 9 to 5 तो है नहीं आपका। हाँ, बिल्कुल नहीं है। तो मेरे अब्बा का भाई वो ये होता था कि यार चलो, मैंने उनके एक्टिंग करियर नहीं देखा, मगर वो होता था कि जी हम लोग स्कूल से आए हैं तो वो अपने काम पे गए, रात को उनसे वीकेंड पे हमारी ज़्यादा होती थी। एंड योर फादर वाज एक्सट्रीमली बिजी, वेरी बिजी। आपको स्टेज भी करते थे और टेलीविजन भी करते थे और फिल्म भी करते थे। तो वो एक वो जो गैप आता है, मुझे लगता है कि वो जो बॉन्ड की बात आप कर रहे हैं ना, वो द टाइम ही गॉट मैरिड अगेन, उसके बाद मेरा उनका बॉन्ड टूटा। हाउ ओल्ड वर यू एट दैट टाइम? आई थिंक आई वाज 12. I think I was 11 or 12 at that time. Very, very, I was a because child. मेरे अम्मा अब्बा की जब डिवोर्स हुई थी ना, I was very upset. अब मैं अपसेट क्या, मेरे तो अब्बा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था उस टाइम पे। 12 साल का बच्चा मैं भी था। I was like, किसको ब्लेम करना है? तो आप अपने आप को ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं। all that. Did you go through that same? खैर, I was the eldest. मेरे नीचे 2 बहनें और फिर भाई था। तो वो जो टाइम था, उस टाइम में मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हुआ था कि आई विल हैव टू बी अ पेरेंट टू माई सिबलिंग्स नाउ, सिंस माई फादर कैनॉट इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन अस एनी मोर, एंड माई मदर वॉज गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड ट्रॉमा। सो कैसे डील करना है? मैं शुरू से ही ना बट साहब पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम रहने की कोशिश नहीं करता, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बनने की कोशिश करता हूँ। और वो मुझे रियलाइज़ हो गया कि यार अच्छा, मेरी बहनों को इस वक्त मेरी ज़रूरत है, मेरे छोटे भाई को भी मेरी ज़रूरत है। सो आई विल हैव टू प्ले आइदर अ फादर और अ मदर इन फ्रंट ऑफ देम। एंड रातों रात ही ज़हन चेंज हो गए, बड़े हो गए, और अब्बा के साथ एक रिफ्ट भी पैदा हो गई, बहुत शदीद वाली रिफ्ट पैदा हो गई। ऑब्वियसली हमें उस वक्त दैट्स नॉर्मल, चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं था। बट देन व्हेन आई लुक्ड एट हिज लाइफ, जो 2 शादियों के बाद थी, आई रियलाइज्ड कि ही इज़ द बिगेस्ट विक्टिम इन दिस। वो जिस भी वजह से उनकी शादी हो गई, वो अब हो गई भी है, इट्स डन, बट वो खुद सुकून में नहीं आ पा रहे। तो एज अ सन मुझे लगा कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिसन टू हिम, एटलीस्ट सुन तो सकता हूँ मैं उनको। उनकी बात, कहीं पे मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कि अगर कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है तो आप उसको प्रधान बन के समझाने के बजाय सब उसकी बात सुन लेंगे ना, तो उसका आधा डिप्रेशन उस वक्त के लिए ख़त्म हो जाएगा। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। सो आई डिड दैट विद माई फादर।
started talking to him. I started asking questions to him. He started sharing his problems with me, जो emotional problems उनको हो रही थी या जिस mental instability से उस वक्त वो गुजर रहे थे. And that bond is still today, वो आज भी है. मुझे लगता है कि जो हमारे जनरेशन के बाप थे ना, वो थे बहुत एक्चुअली अल्फा बाप थे. हाँ, वो तो होता था कि भाई मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोएगा और वो अपनी औलाद को एक्नॉलेज बड़ी मुश्किल से करते थे, बेटों को खास तौर इसलिए जब 50 होता सी हार्ट अटैक होके मार गया, क्योंकि वो बेचारा एक्सप्रेस ही नहीं करता था, नहीं कर रहा, सारा अंदर था. मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोता नहीं है, मर्द जो है वो मुश्किल में खड़ा हो जाता है, फलाना. तो वो बेटों के साथ ना वो चाहते था कि बेटा भी वैसा ही बने, हर बाप. तो इसलिए वो उसको एक्नॉलेज नहीं करता था, उसके साथ एक्सप्रेसिव नहीं होता था, एक फिजिकल लव नहीं था दोनों के बीच में. हम ईद के ईद गले मिलते थे अपने अब्बा से, हालांकि हमारी बड़ी दोस्ती यारी थी उनके साथ, लेकिन डर ये होता था कि अब्बा को हाथ नहीं लगाना, तो या पैर दबा रहे होते थे बैठ के, ये भी बड़ा ट्रेंड होता था. तो मुझे लगता है कि वो जो प्रॉब्लम है ना वो उस जनरेशन के बापों में है. हम बिल्कुल डिफरेंट बाप हैं. हमारे बच्चे हमारे साथ रेसलिंग करते हैं, हमें गिरा के हम पे खड़े हो जाते हैं. तो मतलब ये बिल्कुल एक तरह, मतलब ये भी एक डिबेट है कि जी वो वाली अपब्रिंगिंग अच्छी थी, ये वाली अपब्रिंगिंग है, वो वाले. बट सब जमाने के लिहाज से देखें, वही बात है कि चीज़ें चेंज होती हैं और आपको अपडेट करना है अपने आप को. उस जमाने में वो ठीक था. अब जितना बच्चा वेल इक्विप्ड है विद इंफॉर्मेशन, आप उसको दबा के नहीं रख सकते. आप उसको दबा के रखेंगे तो वो कहीं गलत निकल जाएगा. यू हैव टू बी अवेयर. भाईजान देखें, आप इतने स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रेज अप होने के बावजूद बदमाशों में बैठे हैं. हाँ जी. तो समथिंग वेंट रॉन्ग समवेयर. वो तो वेंट रॉन्ग तो हो गया था ना, वो तो हो गया था वेंट रॉन्ग. मैं मतलब अब मी बीइंग अ फादर आल्सो, मैं इस चीज़ को बड़ा अपने माइंड में कैलकुलेट करता हूँ कि यार वो वाली अपब्रिंगिंग करूँ जो मेरे वालिद साहब ने की थी, या ये वाली अपब्रिंगिंग करूँ जो आजकल रिक्वायर्ड है, और ये वो दसना. बट द मोर आई थिंक अबाउट इट इज़, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि एवरीथिंग कम्स फुल सर्कल. बिल्कुल. अब्बा गए ना, तो उसके बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई. मैंने कहा यार अच्छा, और स्पेशली जब आप बाप बनते हैं, आपको रियलाइज़ हुआ कि यार मैं पूरा का पूरा अपना बाप हूँ. हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे. आप जितना उस चीज़ से भागते हैं ना, नहीं मैं ये नहीं करूँगा, इवेंचुअली अल्लाह ताला आपको वो चीज़ उधर ही लेके आता कि बेटा बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे. वही फल है जो उस दरख्त से गिरा था. मैंने अभी कुछ दिन पहले पापा को कॉल करके ये बात की, हंसते हंसते कुछ मैंने ऐसी एक बात की, तो मैंने उनको कॉल की. मैंने कहा यार जो 2-3 चीजें मैं चाहता था ना मेरे में ना आई, वो आ गई हैं. वो भी आ गई हैं. बाकी तो थी ही, ये भी आ गई है. देन यू आर द चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, वही वाली चीज़ है. हाउ फादरहुड का इम्पैक्ट कैसा था आप पे? बट सब फादरहुड का इम्पैक्ट ये था कि मैं जिंदगी भर रोया नहीं था. जिस वक्त मेरी बेटी मेरी गोद में पहली बार पकड़ाई गई थी, तो मेरा आंसू ऑटोमेटिकली निकल आया था. और तब से लेके आज तक मेरा जो इमोशनल सेंस है वो और से और बढ़ती जा रही है. जैसे जैसे वो ग्रो कर रहे हैं वैसे वैसे वो बढ़ती जा रही है. मैंने, क्योंकि हमारा बचपन ज़रा थोड़ा डिफरेंट था. डिफरेंट से मुराद अगेन वही कि ब्रोकन फैमिली का जैसा बचपन होता है. तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरे बच्चे जो हैं वो हमारे साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड हों, मेरी बीवी के साथ भी, मेरे साथ भी. और बस वो देखें, बाकी तो 4 बच्चे होते हैं, चारों एक ही माँ बाप के बच्चे एक ही माहौल में पड़े होते हैं, लेकिन अलग हो जाते हैं, बिल्कुल ही अलग अलग नेचर के होते हैं. तो अल्लाह ने जो नेचर उनकी बनाई है वो तो थोड़े अरसे बाद पता चलेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल कोशिश यही है कि उनको बहुत क्लोजली कनेक्टेड रखें. फैमिली वैल्यूज़, सरनेम, मैं थोड़ा सा कन्वेंशनल इंसान हूँ, तो मैं उनको उनके नामों के आगे भट्टी लगाता हूँ, और वो कहते हैं कि हमारा नाम बहुत लंबा हो गया. तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता. बट दिस इज समथिंग दैट इज विद यू. यू आर अ भट्टी, यू कैन नॉट इग्नोर दिस. और मैं वही कि अपने रूट्स, कि आपके पंजाबी रूट्स हैं, तो अपनी ज़बान से आपको बहुत पता होना चाहिए. पंजाबी आनी चाहिए बच्चों को, पंजाबी आनी चाहिए. तो पंजाबी में जिस तरह फिर मैं अपने बेटे से ख़ास तौर पे पंजाबी में बात करता हूँ. इज़ जस्ट 8 years old, बट मैं चाहता हूँ कि अभी से वो फेमिलियर हो अपनी लैंग्वेज से. मैं तो अपने बेटे को खैर से पंजाबी के गाने भी सुनाता हूँ. हाँ, बेटे वो ज़रूरी है, बोलना, क्योंकि हम लोग वैसे भी घर में पंजाबी बोलते हैं. सर ये वो जनरेशन है ना, हमने अंग्रेजी सीखी है कमेंट्री सुन के और फिल्में देख के. इनके तो स्कूलों में हाँ जी अंग्रेजी, बच्चे सारे अंग्रेजी बोलते हैं. तो मैं कहता हूँ ये ज़बानें तो तुम लोगों को आती हैं,
ये सीखो जो तुम लोगों की मदर टंग है, उसके साथ बहुत ज़रूरी है कि तुम लोग एसोसिएट करो। देयर इज ऑलवेज समवन जो कि हेड ऑफ द फैमिली होता है। मेरी खैर से 3 नानू हैं, 2 नाना शौकत हुसैन साहब, मैडम, फिर हमारी छोटी नानू क्या कहते हैं एजाज दुरानी साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, फिर मेरी खालाएँ, और तो एक अकबर हुसैन रिजवी साहब, यू नो मामू, तो एक बड़ा टब्बर और सारा कुछ एंड ऑल दैट, स्टेप ब्रदर्स, स्टेप सिस्टर्स और ये सब। मगर मेरी अम्मा वो थी कि जिन्होंने सबको बॉन्ड करके रखा कि भाई इनसे भी मिलना है, सिबलिंग से भी मिलना है, स्टेप सिबलिंग से भी मिलना है, सबसे मिलना है। यू हैव द सेम डायनामिक्स अराउंड यू। जी जी। तो हु इज द सेंटर ऑफ योर फैमिली जो कि सबको या मिलना जुलना है या सलाम दुआ तक की? और मेरी बीवी। अच्छा, हाँ मेरी बीवी माइंड्स एवरीथिंग। मैं तो बहुत इररिस्पॉन्सिबल हूँ, बहुत केयरलेस हूँ। वो सबके साथ मुझे कनेक्टेड रखती है, मेरी ही फैमिली के साथ। स्पेशली जब मैं कराची मूव किया हूँ जब से, तो मैं बहुत ज़्यादा मैं एंटी सोशल होता जा रहा हूँ वक्त के साथ साथ। मज़ीद पहले भी था, अब भी होता जा रहा हूँ और मज़ीद होता जा रहा हूँ। तो शी कीप्स मी कनेक्टेड विद एवरीबडी, विद माई सिस्टर्स, विद माई ब्रदर, विद माई कजन्स। किसकी सालगिरह है, किसकी शादी है, किसका बच्चा पैदा हुआ है, उसको कॉल करनी है, और करनी है, अभी करनी है, अभी करो, प्लीज करो, बड़ा जरूरी होता है। तो शी कीप्स मी कनेक्टेड विद एवरीबडी एंड आई थिंक माई पेरेंट्स लव हर मोर देन दे लव मी नाउ। ये एक अजीब सी बात है कि वो उससे ज़्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। अगर मुझे पापा ने कोई काम कह दिया है अब तो उनको पता है मैं ज़रूर करूंगा, लेकिन उनको ये पता होता है कि मैं 19-20 करके करूंगा। आज करना था, हाँ, लेकिन परसों करूंगा। तो वो हमना को मेरे पीछे लगा देते हैं कि एनु क्या है, एनु कुछ, एनु 10। मैं कहता हूँ या अल्लाह मैं क्या करूँ, ठीक है जी हो जाएगा काम। सो शी इज़ द वन। थोड़ा सा बिजनेस के ऊपर भी बात करते हैं। एक पंजाबी जब बेचारा आके कराची में रहना शुरू करता है तो सब तो पहले तो वो कहना यार मैं की करता, क्या की कर रही हूँ मैं, हाय मैं लाहौर तो इधर आ गया, हाय अच्छा। बट आहिस्ता आहिस्ता करके यू मेड दैट identity, you made that name for yourself and all that. Still एक अंदर का आपका जो एलिमेंट होता है, आपका वो जो स्पेशली जो पंजाबी एलिमेंट है, हाउ डू यू कोप विद द टू मतलब सिटीज? वर्क वाइज तो मतलब कराची इज फैंटास्टिक वर्क वाइज, मगर लिविंग स्टैंडर्ड से नहीं है। लिविंग स्टैंडर्ड हमारा आपको है, रहने के लिए तो नहीं है। बट सब मैंने ना लाहौर में कराची से ज़्यादा स्ट्रगल की हुई है, और मैं बहुत अफसोस होता है कि जो इंडस्ट्री एक लाहौर में बेस्ड थी वो गंदे लोगों की वजह से ख़राब हो गई। ऐसे लोगों की वजह से जिन्होंने एक्टर्स को कभी रिस्पेक्ट दी नहीं, एक्ट्रेसेस को एक्सप्लॉइट किया, और कंटेंट का तो रेप कर दिया। हाँ, वो तो मतलब वो जो भी हाथ में चीज़ आई उसको बनाना शुरू कर दिया। और मैंने कई जगहों पे मैं उस ज़माने में मुख्तलिफ दफातर में जाकर अपने सीवीज़ ड्रॉप करने की कोशिश करता था कि मुझे कहीं पे नौकरी मिल जाए तो मैं अपना ज़रा थोड़ा खर्चा इंडिपेंडेंट जल्दी हो जाऊँ। लेकिन वो जो माहौल था ना, उसको देखकर मैं हमेशा ये सोचता था कि ये यहाँ पे जो बेचारे एक्टर्स काम कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं। और फिर वही हुआ जो होना था कि कराची लाहौर में काम मर गया बिल्कुल ही, और काम सारा कराची शिफ्ट हो गया। अब जहाँ तक कराची मूव करने की बात है तो बट साहब हम रहते थे 5 कनाल की कोठी में। दादा और दादी के गुजर जाने के बाद जिस तरह हम लोग वहाँ से निकले उस कोठी से, वो एक बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट था हमारे लिए, क्योंकि वहाँ की बत्ती कट गई थी, और जिन हमारे पास एक कनाल का लॉन आगे तो होता था, एक कनाल का लॉन पीछे होता था जहाँ हम क्रिकेट खेलता करते थे, उधर इतनी घास आ गई हुई थी क्योंकि कोई मैनेज नहीं कर रहा था उस जगह को, और हम लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए थे एक पोर्शन में। अब आप सोचें कि 6-7 गाड़ियाँ और इतना बड़ा घर और इंडिपेंडेंस, और उसके बाद आप 3 कमरों के एक पोर्शन में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब्बा ने स्टेज छोड़ दिया था। स्टेज बहुत ज़्यादा वल्गर हो गया हुआ था, और मेन जो हमारा जो इनकम जनरेट हो रही थी वो स्टेज से होती थी उस वक्त। पीटीवी से तो इतने पैसे ही नहीं मिलते थे। नहीं, थिएटर तो ह्यूज था, डेली शोज होते थे, 15 दिन का, 2-2, 3-3 महीने का आपका लगता था, सर्किट लगता था। तो वो फाइनेंशियल क्रंच एक चल रहा था बहुत ज़्यादा हम लोगों के ऊपर, तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ गया उस वक्त भी।
वो बहुत बड़ा लाहौर के अंदर ही वो धचका लगा था हमें। तब मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे डील करूं इस छोटे से एक पोर्शन के साथ। यहाँ पे आपकी ईगो खत्म हो जाती है और बड़ा शदीद अर्ली एज में ये डिप्रेशन, एक और डिप्रेशन था जो लग गया था। सो व्हेन आई मूव टू कराची तो मुझे 2 कमरों का एक अपार्टमेंट मैंने लिया था क्लिफ्टन में। तो वहाँ पे एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस मिली थी मुझे, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट प्लेस जो मैंने प्योरली अपने पैसों से लिया था। और फिर उसको अपने पैसों से ही डेकोरेट किया था, उसको भरा था, उसके अंदर सामान डाला था। तो मुझे कराची शिफ्ट होने में एज सच कोई इशू नहीं हुआ उस तरह, बिकॉज मैं पहले ही तैयार हो गया था। इट वाज लिबरेटिंग फॉर यू। इट वाज लिबरेटिंग फॉर मी। मुझे कराची रहना पसंद इसीलिए है बिकॉज मेरी जो 11 साल के करियर में जो सक्सेस है विदाउट हैविंग एनी ट्रबल्स एंड पेन्स, वो कराची में गुजरा वक्त। मैंने अल्लाह का शुक्र है बहुत पैसा कमाया, बहुत इज्जत कमाई, एक रेप्यूटेशन बनाई एज अ गुड एक्टर। तो वो सब मुझे कराची में मिला। अगर मैं लाहौर में होता तो लाहौर में जो एनवायरनमेंट था प्रोफेशनली स्पीकिंग, वो मुझे कभी भी आगे बढ़ने के लिए नहीं सूट। लाहौर में मसला है, लाहौर में हर काम को टिल्ला कर रहने के लिए लाहौर से बेहतर शहर पूरे पाकिस्तान में नहीं है। अगर मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे और मैं साल में 1 ड्रामा करना होगा मैंने, तो मैं लाहौर वापस शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन क्योंकि मुझे साल में 4 सीरियल करने होते हैं तो मैं कराची ही रहता हूँ। और बहुत कम होता है कि मेरा लाहौर चक्कर लगता ही बहुत कम है। एवरी टाइम मैं लाहौर जाता हूँ मुझे लगता है कि ये तो कोई और जगह है, इतना बदल गया होता है। पेरिस हाय बेचारे कराची वाला अंदर ना। कराची में सर आप ना वो खड्डे और भाईजान, मगर आई लव कराची। हाँ जी, आई लव कराची टू। काम जितना मजा कराची में। हाँ जी, बिल्कुल, क्या बात है। मतलब मेरा आपको तो मतलब मैं मोस्टली हम लोग का 90% काम हमारा कराची से हो रहा होता है। जी, ऐसा ही है। मगर फिर भी मैं कहता हूँ काम करके वापस। सर वो देखें, वही बात है ना, यू हैव अ चॉइस। हाँ, यू हैव अ चॉइस। यू कैन इंडिपेंडेंट हो गए ना। मैं कहता नहीं सब ये करते हैं। यू कैन अफोर्ड टू गो बैक। जैसे मैं हमेशा, मुझसे लोग कहते हैं यार तू बहुत काम करता है यार, तू हर वक्त टीवी पे आ रहा होता है। वो साहिबा जी है ना, जो अपनी रैम्बो साहिबा वाली साहिबा जी, वो मुझे छेड़ती हैं कि तू बंद टीवी में भी आता है, तू इतना आता है टीवी में। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे काम करना है, मुझे पैसे कमाने हैं। तो मैं तो लेफ्ट राइट सेंटर जो आ रहा है काम में कहता हूँ आओ अच्छा खुद कर लेंगे, तुम लोग बुरा भी ले आओ, कोई बात नहीं, पैसे कटो पैसे। उन्होंने कहते रैम्बो साहब तो रेडियो से भी नजर आते हैं। एक जो नई पौध आ रही है आपके ड्रामाज, पहले एक हमारे होते थे ब्लैक एंड वाइट से शुरू हुए, फिर आपका सीरियल लॉन्ग प्लेज आना शुरू हुए, और अब आपकी राइटिंग ड्रामे इंडिया शिंडिया अमेरिका, मतलब हर जगह बहुत ह्यूज हो गए हमारे ड्रामे। लेकिन अब एक ट्रेंड भी एक चेंज उसके साथ साथ हुआ है कि एक यूट्यूब का फैक्टर बहुत ज़्यादा प्ले हो रहा है जी। जो आपके ड्रामे इतने बनते थे वहाँ से डबल आप पैसे वहाँ से कमाने शुरू हो गए। एक्टर होते ही खिलौता है, एक्टर होते ही खिलौता है, तो खिलौता रहेगा। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो आपको टेलीविजन रॉयल्टीज नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो पूरी दुनिया में आपने कभी नहीं सुना होगा कि इंडिया का कोई एक्टर या हॉलीवुड का कोई एक्टर गुर्बत की वजह से मर गया, मुफलिसी के आलम में। अब पाकिस्तानी ऑलमोस्ट हर एक्टर के बारे में, पुराने एक्टर के बारे में तो यही एक रिपोर्ट चलती है, और वो मुफलिसी के आलम में आखिरी दमों में चला गया। हाँ। क्यों? क्योंकि उस बेचारे ने जो काम किया था उसकी इतनी फीस ही नहीं थी तब। और अब जब वो काम बार बार चलते हैं, कहीं पे भी किसी जगह पे डब होके भी चलते, तो उसको रॉयल्टी नहीं मिलती। और इसके अंदर प्योरली एक्टर्स का अपना कसूर है, क्योंकि रॉयल्टीज खत्म ही एक्टर्स ने करवाई है, और दोबारा वो इतना बड़ा इनिशिएटिव कोई ले ही नहीं रहा कि उसे खोल सके। हालांकि वो एक्ट एसोसिएशन भी बनी हुई है, मतलब जी बिल्कुल बनी हुई है। ऑडू जी भी हमेशा एक मतलब इस चीज़ में लगी होती है, मगर आई डोंट थिंक हम लोग करना चाह रहे हैं, हम लोग कंबाइन इसको। सर बात ये है कि एक्ट एसोसिएशन जो है वो बड़ी अच्छी बात है, बननी चाहिए। एक्टर्स की एसोसिएशन पूरी दुनिया में होती है, लेकिन फिर उसके अंदर आप उस एक्टर्स एसोसिएशन के अंदर जो रूल्स हैं और जो अथॉरिटीज़ हैं वो ऐसी होनी भी चाहिए ना कि जो काम रुके हुए हैं इतने सालों से वो अब किसी तरीके से शुरू भी हों। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, इंश्योरेंस देते हैं एक्टर्स को, एक बहुत अच्छा काम है उसके अंदर। एक्टर्स का जो मेडिकल का इंश्योरेंस है वो ज़बरदस्त काम है, बट देन अगेन दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन ना। एक्टर को उस बीमारी तक जाना ही क्यों है कि जहाँ पे फिर उसका इलाज करवाना पड़े। आई थिंक हमारा यहाँ एक ये भी मसला है कि एक्टर्स बेचारे बहुत से लोग
अपनी आर्ट के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, दे आर नॉट गुड एट मनी मैनेजमेंट। जी जी जी। वो बेचारे जितना कमाते हैं, चाहे थिला दे, पता लगे ओ पैसे खा गया। मैं इतने एक्टर्स को जानता हूँ, स्पेशली स्टेज के एक्टर्स जी, जिन्होंने बहुत कमाया है, बिल्कुल, मगर वो बेचारे एंड में फुकरे मरे। बीमार होते हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। और बड़े बड़े ग्लोरीफाइड एक्टर्स होते हैं वो, जिन्होंने एक वक्त में बहुत सक्सेस देखी होती है। तो हमारे मुल्क में सर ये मसला तो है, इसका सोल्यूशन मुझे नहीं पता कि हमारी लाइफ टाइम में निकलेगा या नहीं निकलेगा, बट मुझे इस बात की तकलीफ ज़रूर होती है कि यार एक्टर्स को उसका ड्यू उस तरह दिया नहीं जाता पाकिस्तान में। गवर्नमेंट लेवल पे कोई चीज़ नहीं हो रही ना, आपकी गवर्नमेंट ही रिकग्नाइज नहीं करती है आपकी इंडस्ट्री को। आपकी फिल्मों का क्या हाल है, सिनेमाज टूट रहे हैं, बंद हो रहा है सब कुछ। मैं तो हैरान हूँ, अभी ये लव गुरु है, ये देख लें, अब हमारे पास लेस देन 100 स्क्रीन है। जी जी जी। तो अब देखिए ना, वो हुमायूं भाई का मैंने उस दिन देखा था कि वो कह रहे हैं कि 28 करोड़ में बनी है। 28 करोड़ को रिकवर करने के लिए उन्हें 56 तो बनाना पड़ेगा ना, इजीली 1-3 का फॉर्मूला होता जी। है। तो वो कैसे बनेगा अगर आपके पास स्क्रीन ही नहीं है? तो आप मुझे लगता है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये पूरी दुनिया में, हमारी गवर्नमेंट पता नहीं इसके अंदर इन्वेस्ट क्यों नहीं करती है। हमारी गवर्नमेंट को ये क्यों नहीं समझ में आता कि यार ये भी एक मनी मेकिंग इंडस्ट्री हो सकती है, क्योंकि एंटरटेनमेंट और है क्या पाकिस्तान में। एक्टर्स के लिए सर देखें, एक्टर बेचारा जो है ना, उससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सब कुछ करेगा। हालात ख़राब होंगे तो सबसे पहले आगे तूने बयान देना है। जी जी। कोई इस तरह है, मतलब कोई बाहरों आ रहे जाके खिलो उनके नाल हाथ मिला। जी जी जी। मतलब हर तरफ आप एक्टर को भी लेके आते हैं। अभी आपने देखा नहीं है कि वो इंडिया पाकिस्तान की वॉर के ऊपर कितने एक्टर्स के बारे में कहा जा रहा है कि उसने सही नहीं बोला, और क्यों गाला कड्डे उन की करे, मां पैंट कर दवे लोगों की। यही कर सकता है ना, कंडेम ही कर सकता है ना, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे कंडेम करेगा और क्या करेगा। लेकिन हमारी आवाम जो है वो कहती कि नहीं, इन्हें मज़ा नहीं आया सानू, अब्बा जी जड़ी गाला कट देने ना, वो नहीं कटियाँ इन्होंने, वो नहीं निकालेंगे ना। आप अपनी तहजीब कैसे छोड़ सकते हैं? अब जावेद अख्तर को क्या कहेंगे आप कि बड़ा फलाने का फलाना है। कुछ खट्टे मीठे सवाल हैं हमारे। सर खट्टा पसंद है, मीठा पसंद है आपको? सर मुझे खट्टा मूड पे डिपेंड करता है। मूड बन जाए तो खट्टा, मूड ना बने तो मीठा। मैनू खट्टा भी खा, मेरा मूड मीठा ना, मैं मीठा क्लियर कर दो यार, मीठा नहीं, मैं मीठों का नहीं शौक। नहीं मैं कहा व्हाट्सएप देखें, वो तो बातों में ऐसी बात होगी। हाँ ठीक है, गलत ना हो जाए ना कोई। चले, क्या मैं दिल फेंक हूँ? एक ज़माने में तो रीजनेबली बहुत ज़्यादा था, रीजनेबली बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने कवर करने की भी कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। एक ज़माने में तो बहुत था। मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है, क्या मुझे है? सर साहब यॉर्कर करा रहे हैं आप मुझे, बाउंसर का क्या है कि यार आप कह सकते हैं नहीं भाई मैं एक से खुश हूँ। नहीं, मैं तो एक से खुश हूँ, लेकिन मैं वैसे ये बात ऐसी है ना कि 4 शादियों की इजाजत है। हाँ, तो 4 शादियों फिलहाल आपका क्या पॉइंट? नहीं बट साहब मैं सीख लिया अपने प्यो तो, मैं नहीं करनी, दूजी नहीं करनी, चौथी तो बड़ी दूर दी गल है। बंदे का बड़ा बुरा हाल हो जाता है। चले जी, वालिद साहब पे बायोपिक अगर बने जी तो उसका क्या टाइटल रखेंगे आप? परफेक्ट स्ट्रेंजर। क्योंकि मेरे अब्बा जी को वफा नहीं मिली जिंदगी में, ये मुझे उनकी लाइफ के अंदर दुख है इस बात का। वाईफाई मिल गया ना, वाईफाई हाँ, लेकिन वो एहसान फरामोशी बढ़ी हुई उनके साथ, तो इसलिए ही इज अ ग्रेट मैन, ही इज अ मैन ऑफ, ही इज गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड, बट इन रिटर्न नहीं कुछ मिला। ये मैंने सीखा है उनकी ज़िंदगी से कि आप उतना ही करें जितना, बस जितने में अगले का आप तसल्ली दे सकते हो। मेरे अब्बा जी वेंट ऑल इन विद एवरीथिंग, मतलब फैमिली, फ्रेंड्स, लेकिन पलट के किसी ने एज सच मैंने नहीं देखा कि उनको एक्नॉलेज किया हो उस तरह जिस तरह उनकी एक्नॉलेजमेंट बनती है। मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ, मैंने उनके साथ कोई 1-2 महीने गुजारा है पंजाब नी जाऊंगी पे। हाँ बिल्कुल, क्या मज़ेदार इंसान है यार, बेहतरीन इंसान है। उनकी लाइफ से मैंने ये 2 चीज़ें सीख ली हैं, चूज योर पार्टनर्स वेरी केयरफुली एंड डोंट गो ओवरबोर्ड विद हेल्प। एक चीज़ जो मैं कभी नहीं करूँगा, बट साहब वैसे तो मैं कहता हूँ कि मैं नेवर से नेवर, क्योंकि मैंने देखा बड़े लोग जो हैं वो कह देते हैं, ऐलान कर देते हैं हम ये नहीं करेंगे, और फिर कर देते हैं, तो फिर मजाक ही उड़ते हैं उनके। लेकिन मैं झूठा फ़लसफ़ा नहीं झाड़ूंगा। झूठे फ़लसफ़े से मुराद मेरी ये है कि जो चीज़ पे मैं बिलीव नहीं करता ना, उसका फ़लसफ़ा बैठ के कहीं किसी इंटरव्यू या पॉडकास्ट में नहीं दूंगा, मुझे इससे बड़ी चिढ़ है।
जो लोग ये करते हैं ना कि वो ज़िंदगी के तसलसल में जब चांद तारों की गरमाइश में आजमाइश आ जाती है, वो मतलब मुझे इडियोटिक लग रहे होते हैं, क्योंकि उनकी असलियत हमें पता होती है। अब तो हमारे बड़े ऐसे लोग हैं जो ऐसी इंसानियत की फ़लसफ़े वाली बात करते हैं, और हम उनको क्योंकि जानते हैं तो हम फिर हंसते भी हैं, और हम उनसे कहते हैं कि कैरेक्टर जो है ना, ये प्लीज़ रोल के ऊपर प्ले किया करें जब कैमरा रोल होता है, ऑफ स्क्रीन एक्टिंग मत करें ना, बी योरसेल्फ। एक कंप्लेंट जो मुझे अपने सीनियर से है, हाँ, कंप्लेंट जो मुझे अपने सीनियर से है, कुछ से है, ज़्यादातर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ मेरे सीनियर्स ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि बस बिला वजह कंप्लेंट करते हैं। जूनियर्स हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, ये इनको प्रोफेशनलिज्म नहीं पता, इन्हें एक्टिंग नहीं पता, ये क्या कंटेंट पे काम करते हैं। अब बात ये मेरी ये है कि मैं जब आया था यहाँ पर काम करने के लिए, मैंने अपने सीनियर से सीखना था। अगर मैं ये देखता हूँ भट्ट साहब कि मेरा सीनियर डीओपी को या असिस्टेंट को या स्पॉट बॉय को इज्जत ही नहीं दे रहा, तो मैं वही सीखूंगा ना, क्योंकि वो सक्सेसफुल सीनियर है। तो मेरे जहन में ये आएगा कि क्योंकि ये सक्सेसफुल है और ये कर रहा है, तो इसका मतलब कि इस चीज़ का भी कोई रोल है। इस पूरे जो उसकी सक्सेस का सर्कल है उसमें ये भी ज़रूरी है, तो मुझे भी ऐसे ही बिहेव करना पड़ेगा। फिर जब मैं वैसे बिहेव करूंगा तो वही सीनियर कंप्लेन करेगा। जब वो सेट पे आके खड़ा होगा और वो कहेगा कि अभी लाइट में 30 सेकंड रहते थे, मुझे क्यों बुला लिया, या वो कहेगा कि मैं ओवर द शोल्डर नहीं खड़ा होऊंगा, मेरा क्लोज कर दें आप, और ये जो बच्चे हैं ये दीवार के सामने एक्टिंग करेंगे, और अच्छी एक्टिंग करनी चाहिए इन्हें, क्योंकि इन्हें एक्टिंग आती नहीं। तो ये हमारा कसूर तो नहीं है, हम तो वही सीख रहे हैं जो आप सिखा रहे हैं। और फिर अगर उसमें से हम कुछ 25% भी कर रहे हैं तो दैट्स ऑन यू, दैट्स नॉट ऑन अस। आपने हमें बताया है कि बदतमीजी करो बेटा, करोगे तो आगे बढ़ोगे। 100% मैं एग्री करता हूँ। देखिए बहुत कम मतलब सीनियर्स होते हैं जो वाकई आपको वेलकम करते हैं जी, कि अच्छा बेटे इस लाइन को ज़रा इस तरह कह दो, ज़रा यहाँ ठहराव कर दो, एंड ऑल दैट। ज़्यादातर मैंने जब भी देखा है, मैं वैसे खैर टेलीविज़न से तो मैं थोड़ा सा दूर ही हूँ, मगर ज़्यादा लोग वेलकम नहीं आपको करते सर। और दूसरी बात ये है कि जो पॉलिटिक्स इनके ज़माने में थी, जो 80s में थी या अर्ली 90s में थी, वो ख़त्म हो चुकी है, वो अब नहीं है। अब तो दुनिया ही अलग हो गई। मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि तुम लाहौर से आए हुए हो ना, तो इसलिए तुम्हारे साथ मैंने काम नहीं करना। कभी भी किसी ने नहीं कहा। मेरे कराची के भी दोस्त हैं, बल्कि 80% कराची तो भरा हुआ ही लाहौरियों से है या पंजाबियों से। बिल्कुल, सारा आपका टैलेंट कोई भी डिपार्टमेंट हो। लेकिन आपको लगता है कि पीटीवी के ज़माने में ऐसा होता था? लाहौर का एक्टर सिर्फ लाहौर में काम करता था, कराची का एक्टर कराची में काम करता था। बहुत ही कम होता था, बहुत ही रेयर केस होता था कि कोई कराची का लाहौर आ जाए या लाहौर का कराची आ जाए। और पेशावर इस्लामाबाद में तो बेचारे बिल्कुल ही उन लोगों के तो काम हमें याद भी नहीं है, क्योंकि उस तरह आगे ही नहीं आए। बिल्कुल। तो ये मुझे कुछ सीनियर्स से शिकायत है कि खुदारा आप लोग थोड़ा सा ज़रा हमें सिखाने की कोशिश करें, गलत चीज़ नहीं सही चीज़, फिर कंप्लेन करें। एक चीज़ जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ, हाय हाय हाय, क्या रह गया? और कौन सी वाली चीज जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ? नहीं, मैं भट्ट साहब थिएटर ट्राई करना चाहूंगा। अरे हाँ, मैंने आज तक नहीं किया, तो मैं चाहूंगा यार भी यासर ने बड़ा अच्छा किया था। जी बिल्कुल। तो वो करना चाहूंगा मैं। वही बात है कि डायरेक्शन की तरफ अभी जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो ट्राई करना चाहूँगा। और मैं म्यूज़िक ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अब तक नहीं की, तो मुझे लगता है कि दादा की लेगेसी जो है उसको भी टच करना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है, उनके जो इतने मशहूर गाने हैं उनको उनके साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करूँगा। चलें, अल्लाह आपको ऐसी अक्ल दे कि आप ये हरकत ना करें। चले खैर, जिम्मे मैं नहीं होते पाया नहीं, तुसी रैप कर दे नहीं रहे हो, मतलब सिंगिंग ही हो गई ना सर, और डिपार्टमेंट तो वही हो गया ना, मतलब म्यूजिक हो गया ना। कर लो, चाह पूरा कर लो। अच्छा जी, एक फिल्म जो मैं रीडू करना चाहूंगा। एक फिल्म जो मैं रीडू करना चाहूंगा, दादा की फिल्म है जुल्म द बदला, वो मैं रीडू करना चाहूंगा। जुल्म द बदला, हाँ। अच्छा, मैं नहीं देखी। अच्छा जी, हाँ। या एक और फिल्म है सज्जन प्यारा। अच्छा, ये दो फिल्म्स हैं जो कि मैं रीडू करना चाहूँगा। मुझे लगता है इट्स अबाउट टाइम कि हम अपनी जो हमारी लेगेसीज हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, उसको रीडू करने की बात करें। बहुत हो गया कि हम बॉलीवुड से इंस्पायर्ड रहे हैं। इट्स अबाउट टाइम कि हम अपने काम को रिस्पेक्ट दें।
जब तक हम अपने काम को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तब तक दूसरा भी नहीं देगा। तो हम उस चीज़ के ऊपर जाते ही नहीं है, हमें लगता है कि अरे यार उधर कौन जाएगा। तो मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है, वो करूँगा मैं। एक अपनी आदत जो मुझे जहर लगती है, जहर लगती, रोड रेज, बहुत ही ज़्यादा ना। ये मेरे में फिर पंजाबी निकल आंदा है, और उसकी वजह है भट्ट साहब यार, आप देखें तो सही मुल्क में ट्रैफिक कैसे चलती है यार। ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ भाई किधर आ रहे हो, तो ਤੁਹਾਨੂੰ अगों इशारे कर रहे हैं। मतलब आप फिर वो रोड रेज जो है, मुझे लगता है कि वो उसकी वजह से फिर मैं फटे पुटे बड़े करता हूँ। तो नहीं वो मेरी बेगम ने मुझे कह दी कि मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी अगर तुम। जी ये मैंने कहा इधर भी यही है। मैं ना बड़ा हाँ मेरा भी ये होता है कि तो कितना बुरा आदमी है यार ये, कैसे देखो गाड़ी चला उल्लू का पट्टा। अच्छा एक चीज जो मुझे काश पहले मालूम होती, एक चीज जो मुझे काश पहले मालूम होती यार, व्हाट्सएप बड़ी महंगी पहनी है। हाँ नहीं व्हाट्सएप छोड़े, उधर नहीं जाते। काश मुझे एक चीज ये मालूम होती कि एक्टिंग में मेरे 2 सीन्स हैं बहुत अच्छे ड्रामों के, एक तुम कौन पिया और एक खाली हाथ, 2 अलग अलग सीन्स हैं। तो उनमें मुझे रोना था, तो वो मुझे वो टेक्निक उस वक्त तक नहीं आती थी। तो काश मुझे वो पहले मालूम होती तो वो सीन्स में बहुत बेहतर कर सकता था। चलो एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था। सर मैं हर साल एक कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, बाज नहीं आता, और करता भी पैसों के लिए। सुबह भी एक कॉम्प्रोमाइज किया। ये आपको कैसे पता चले? व्हाट्सएप नहीं, मैं हर साल एक कॉम्प्रोमाइज करता हूँ पैसों के लिए। कोई ऐसा ड्रामा जो पैसों के लिए कर रहा होता हूँ, कॉम्प्रोमाइज होता है, लेकिन आई एंजॉय इट, क्योंकि कभी कभी उसमें छक्का भी लग जाता है, तो वो ठीक है। अच्छी बात है। कॉम्प्रोमाइज करता रहूंगा मैं। मुझे सबसे बुरी नसीहत क्या मिली है? मुझे सबसे बुरी जो कि अगले ने बड़ी अपनी तरफ से बताया, मगर यार हाँ एक्टिंग के हवाले से या जिंदगी के हवाले से? सबसे बुरी नसीहत ये मिली है कि ज़्यादा मत बोला करो। मुझे लगता है कि मैं जिस तरह की मेरी पर्सनालिटी है, मैं जब तक अपनी एनर्जी ड्रेन आउट नहीं करूँगा तो मैं फ्रस्ट्रेट ही होता रहूँगा। तो मुझे एक बहुत ही हमारी ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, फलसफा बोलती हैं बहुत अच्छा, उन्होंने मुझसे कहा था कि कोशिश करो कि कम बोलो। मैंने कहा ठीक है कम बोलेंगे, और मैं और ज़्यादा बोलना शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इनको भी थोड़ी सी मतलब पुट्ठा ही काम करना, एडवाइस चाहिए। ठीक है। एक चीज़ जो मेरी बेगम ने मुझे सिखाई, पेशेंस। उस मेरे जैसे बंदे के साथ रह रही है वो, तो वो एक एग्जाम्पल है कि कैसे पेशेंटली डील करना है हर चीज़ के। नहीं औरत ऐसी जाती है जन्नत में। अच्छा एक चीज़ जो मैंने अपने बच्चों से सीखी, बच्चों से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। जैसे टेक्नोलॉजी में मेरे बच्चे मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं, और बच्चे जो है ना वो मुझे लगता है कि सच बोलना भी सिखा देते हैं आपको, कि आप पहले डरते डरते सच बताते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको सच बोलने की आदत भी हो जाती है। तो वो मुझे लगता है कि एक चीज़ है। फैशन सेंस मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं। हाँ जी, वो मेरे कपड़ों के ऊपर कमेंट्री आ गया ना सारा कुछ। जी खुले फुल कमेंट्री करते हैं, कोरियन स्टाइल क्या चल रहा है, तो कैसे कपड़े मुझे किस ड्रामे में पहनने चाहिए और मैंने कितने गलत पहने थे, या मैं कैरी नहीं कर रहा, या हाँ ये मैं अच्छा लग रहा हूँ। सो वो मेरे बच्चे बड़े तेज हो गए ने सर। अच्छा जी, एक आदत जो मेरी अब्बा के अंदर है और बड़ी देर बाद मुझे पता लगा ओहो ये तो मेरे में भी है, वही दिल फेंक। वो पता शुरू में ही चल गया था कि है, लेकिन वो फिर मैंने कंट्रोल कर ली, कंट्रोल करनी पड़ी। मतलब पिछले 12-13 साल से तो कंट्रोल ली है, आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, ऐसा ही रहना है। ठीक है जी। कभी बायोपिक बनी तो किस किरदार को, किस पर्सनालिटी को प्ले करना चाहूँगा? मैं अपने दादा को प्ले करना चाहूँगा। अरे हाँ, मैं अपने दादा को प्ले करना चाहूँगा, बिकॉज बहुत डाइवर्सिफाइड उनकी जर्नी है, उनका जो टैलेंट है वो उस पर बहुत ज़बरदस्त फिल्म बन सकती है। उनकी जो स्ट्रगल है, जहाँ से वो आए गुजरात जैसे एक छोटे से शहर से, और फिर कैसे उन्होंने अपना नाम बनाया, और आलम लोहार साहब के सामने उनका थिएटर मुकाबला, और वो बड़ी ज़बरदस्त फिल्म बन सकती है। लाहौर शहर आए, फिल्मों में कैसे गए, पहली फिल्म फ्लॉप हो गई, सारा पैसा बर्बाद हो गया, यार वाह। फिर दूसरी फिल्म से किक मिला, और फिर उसके बाद
कितनी फिल्म्स बनी कि जिसमें जो गोल्डन जुबली की जिन्होंने और अपनी पूरी फैमिली को सेट किया, पूरी फैमिली को। तो ये एक बड़े बड़े मर्द की निशानी है, मुझे लगता है ऐसे लोगों पे बननी चाहिए बायोपिक। एंड लास्ट सर, लेगेसी आपके लिए क्या मीनिंग रखती है? सर लेगेसी ही तो है, लेगेसी ही तो सब कुछ है जो लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या है। मुझे लगता है कि मेरी लेगेसी ये होनी चाहिए दैट व्हेन आई डाई आई वांट टू बी नोन एज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री, एंड आई वांट टू डाई इन माय ग्लोरी। मैं ये नहीं चाहता कि कोई मेरे बारे में मेरे जाने के बाद ही कहे कि बेचारा यार आखिरी दिनों में देखा था क्या हो गया था। आई वांट टू डाई इन माय ग्लोरी, कि मैं जाऊं तो लोग ये कहें कि यार वो कमाल आदमी था भाई, वो हंसते खेलते आता था, अभी कल परसों ही था, हंसते खेलते ही काम कर रहा था और आज चला गया, क्योंकि जाना तो सब नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वो आखिरी इमेज जो है ना मेरा, वो बहुत ही एक ग्लोरीफाइड इमेज हो, वो ऐसा ना हो जैसा अक्सर लोगों के साथ हो जाता है, ग्लोरी से कैसे वो नीचे आते हैं। दैट्स माई बिगेस्ट फेयर। एक तो ये टू डाई अलोन, कि आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है, 2 दिन बाद पता चला आप मर गए। और जीन हैकमैन के साथ अभी हुआ था, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। और एक ये कि आपका आखिरी इमेज जो है ना वो लोगों के चेहरे पे स्माइल ही लेकर आए, वो लोगों को दुखी ना करे, हंसते हंसते ही हंसते आओ हंसते जाओ। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए, अपने बच्चों की खुशियां देखें। आमीन आमीन। भाईजान ये कहने का अंडरस्टेटमेंट होगी कि आपके ख़ानदान की जो कंट्रीब्यूशन है इस इंडस्ट्री के लिए, अल्लाह आपको भी उसी राह पे जिस पे आप चलें और आपकी ख्वाहिशात पूरी करें, सिवाय इसके कि आपको एक लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, ये इंशाल्लाह। और मैं भी समझता हूँ कि योर बेस्ट इज स्टिल टू कम, एंड इंशाल्लाह फिल्म भी आप करें, थिएटर भी करें, और अगर आपको बट टाइप का कोई एक्टर चाहिए तो सर द डील इज ऑन सर। भाईजान थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स आप किसी को दे सकते हैं जब वो आपको कोई वक्त अपना देता है, तो आई रियली एडमायर दैट। अरे सर, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी 2-3 साल बाद, फिर से बैठेंगे इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अल्लाह आपके अब्बा को सेहत दे। आमीन। He's doing better now? He's doing better, he's doing really better। मुझे लगता है माइक लेके कार ही चला जाना, फिर यही होगा। नहीं आ जाएंगे हुन, ठीक ने चल हुन ओके ने। भाईजान अपना ख्याल रखें और पाकिस्तान का ख्याल रखें, और एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से किया करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।